समाज सुधारक और चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। उनका पूरा जीवन गरीबों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्षशील रहा। लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अंबेडकर जी के नाम और कथनों को लेकर अपने अपने स्वार्थों के हिसाब से उनका उपयोग किया। वह अलग बात है कि यही पार्टियां कभी वैचारिक मतभेद की बात कहकर अंबेडकर जी के विरुद्ध ही उम्मीदवार उतार दिया करती थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। इसके बाद अंबेडकर शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन को खड़ा करने में जुट गए। एक साल बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ और अंबेडकर ने भी इसमें हिस्सा लिया। उनकी पार्टी ने चुनाव में 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन जीत सिर्फ 2 को ही मिल सकी। डॉक्टर अंबेडकर को खुद ही उत्तरी मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इस सीट से अंबेडकर जी के ही पूर्व सहयोगी रहे NS काजोलकर को टिकट देकर उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। चुनाव हारने का अंबेडकर को गहरा दुख हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि थी। इसी कांग्रेस ने वर्ष 1954 में भंडारा लोकसभा उपचुनाव में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। यही वक्त था जब चुनाव से ठीक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बनाई थी। अंबेडकर ने कांग्रेस से अलग होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई, जो बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ही दूसरे नेता JB कृपलानी ने अपनी पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। चुनाव में कांग्रेस जीती और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। कारण कुछ भी रहा हो, जब बाबा साहब को कांग्रेस ने राज्यसभा जाने से रोका, तब उस समय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल से जिताकर उन्हें राज्यसभा भेजा। एक सत्य यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेखन को प्रकाशित करने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर के पास अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म प्रकाशित करने के लिए कोई पैसा नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 सितंबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से ठीक 1 महीने पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनके धम्म के प्रकाशन के लिए मदद मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पुस्तक छपवाने हेतु आर्थिक कारण बताकर इनकार कर दिया था। अंबेडकर जी के निधन के बाद कांग्रेस सरकार ने जब बाबा साहब का संग्रहालय दिल्ली में बनाने की जगह नहीं दी, तो संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी अंबेडकर जी से जुड़ा सारा सामान नागपुर ले गए और वहां चिंचौली म्यूजियम में उनका सामान रखा गया।
जिस व्यक्ति को संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्हीं की कोई तस्वीर संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं थी। कांग्रेस सरकारों ने वर्ष 1989 तक संसद की दीवार पर जगह नहीं होने का हवाला देकर अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने की मांग को हमेशा खारिज किया। 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पहल कर संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहेब का चित्र शामिल करवाया। यह विडंबना ही है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ। उन्हें भारत रत्न 1955 में ही मिल गया। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ और उन्हें भी भारत रत्न उनकी मृत्यु से पूर्व 1971 में मिल गया। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का निधन 1956 में हुआ और उन्हें भारत रत्न मिला वर्ष 1990 में। वामपंथियों, कांग्रेस और तथाकथित नव बौद्धवादियों ने उनके नाम का उपयोग केवल अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए किया है। देश के अंतिम पायदान पर खड़े, देश के वंचितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की विरासत कौन आगे बढ़ा रहा है, यह हम सभी के चिंतन का विषय होना चाहिए।